छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 11 और 12 संधि प्रकरण के अंतर्गत इस वीडियो के अंतर्गत हम स्वर संधि में अयादि संधि, पूर्व रूप संधि तथा पर रूप संधि को समझेंगे और उन्हें अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अयादि संधि सीखते हैं। प्रिय छात्रों, अयादि संधि का सूत्र है एचो अयवायावा। यह सूत्र कहता है कि यदि ए, ओ, ऐ और औ के बाद कोई भी स्वर आवे तो ए के स्थान पर ऐ, ओ के स्थान पर औ, ऐ के स्थान पर आए तथा औ के स्थान पर आओ हो जाता है। लेकिन ये कैसे होता है? ये एच क्या है? आए औ आए आओ कैसे हो जाता है? इसको हम अच्छे तरीके से सीखने के लिए सबसे पहले हम माहेश्वर सूत्र को जानते हैं। माहेश्वर सूत्र हैं क्या? तो चलिए सबसे पहले हम माहेश्वर सूत्र को समझते हैं। प्रिय छात्रों, कहा जाता है कि एक बार पाणिनि आदि ऋषियों की तपस्या के बाद शंकर जी ने प्रसन्न होकर 14 बार अपने डमरू को बजाया था। शंकर जी के 14 बार डमरू बजाने से 14 सूत्र प्रकट हुए और उन 14 सूत्रों से वर्ण प्रकट हुए, जिसमें स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण थे। इन सूत्रों को व्यवस्थित किया गया और उन वर्णों को समझा गया, जिससे आज का व्याकरण और संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा इत्यादि का जन्म हुआ। ये 14 माहेश्वर सूत्र क्या थे? जब शंकर जी ने अपने डमरू को बजाया 14 बार, तो उससे 14 तरीकों से बजाया, तो 14 प्रकार के सूत्र उनसे प्रकट हुए, जिन्हें उस समय के सनक आदि मुनियों ने सीख लिया। वो 14 सूत्र थे आई उण, रील रिक, ए ओच, ए ओंग, ऐ औच, है वरट, लण, इयमंग गणनम, झभय, घट धस, जब घट दस, खप छठ तचटो, कपय, शससर, हल। प्रिय छात्रों, इस प्रकार से ये 14 सूत्र थे। इन 14 सूत्रों की विशेषता ये है कि पहले सूत्र से चौथे सूत्र तक स्वर वर्ण है। इन वर्णों में जो अंतिम वर्ण है, जिन पर आप हलंत का चिन्ह लगा हुआ देख रहे हो, ये वर्ण केवल सूत्र के लिए हैं या प्रत्याहार बनाने के लिए हैं। इन वर्णों की गणना नहीं की जाती, केवल इनका उपयोग सूत्र बनाने में या प्रत्याहार बनाने में किया जाता है। पहले से चौथे तक का सूत्र पहले वर्ण आ से चौथे सूत्र के अंतिम वर्ण चा तक जोड़कर हम इसे अच प्रत्याहार कहते हैं। अच प्रत्याहार में सभी स्वर वर्ण आ जाते हैं। आ, ई, उ, रील, री, ये सभी हरस और दीर्घ दोनों रहेंगे। ए, ओ, ऐ, औ। जबकि 5वें सूत्र के हा से यदि हम 14वें सूत्र के ला पर जोड़ें, तो हा और ला दोनों मिलकर हल प्रत्याहार बनाते हैं और इसमें सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। इस प्रकार से पहले से 14वें सूत्र में सभी स्वर वर्ण और सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। इनसे प्रत्याहार कैसे बनता है, ये इत्संज्ञक क्या होते हैं, थोड़ा हम इसको और बारीकी से समझ लेते हैं। प्रिय छात्रों, उपर्युक्त 14 सूत्रों में सूत्र 1 से 4 तक स्वर वर्ण है। आपने देखा अयुण, रील रिक, एओंग और ऐऔच, इन 4 सूत्रों को मिला देने से हमें सभी स्वर वर्ण प्राप्त हो जाते हैं। इन सूत्रों से प्रत्याहार का निर्माण होता है। प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। हम सभी वर्णों को अलग अलग ना बोलकर
एक प्रत्याहार के अंतर्गत दो वर्णों में मिलाकर बोल देते हैं और हम समझ जाते हैं कि इस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन वर्ण आएंगे। इनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सकती है। माहेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्ण जिन पर हलंत का चिन्ह लगा है ये इत संज्ञक होते हैं, अर्थात वर्ण की गणना करते समय इन्हें छोड़ दिया जाता है। प्रत्याहार किसी एक सूत्र के किसी एक वर्ण से प्रारंभ करके किसी भी अन्य या उसी सूत्र के अंतिम इत संज्ञक वर्ण को मिलाकर बनाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए, आपके पहले चार सूत्र हैं अयुण, रेल रिक, एओंग, ऐ औच। अयुण से जैसे हमें अक प्रत्याहार बनाना है तो पहले सूत्र के आ से हम दूसरे सूत्र के का तक ले लिए, ये अक प्रत्याहार हो गया। अब हम जानते हैं कि अक प्रत्याहार में ये पांच वर्ण आएंगे, आ ई उ री और री। आ ई उ पहले सूत्र का और री री दूसरे सूत्र का। ये बाद का इत संज्ञक वर्ण की गिनती इसमें नहीं की जाती। इसी प्रकार अगर हम इक प्रत्याहार बनाएं तो पहले सूत्र के ई से लेकर दूसरे सूत्र के का तक इसमें ई उ और रील री केवल चार ही वर्ण आएंगे। या अगर हम अच प्रत्याहार बनाएं तो पहले सूत्र के आ से चौथे सूत्र के चा तक अच प्रत्याहार हो जाएगा, तो इसमें सभी स्वर वर्ण आ जाएंगे, आ ई उ रील री ऐ औ। आ ई उ री री ए हर्ष और दीर्घ दोनों होंगे। प्रिय छात्रों, थोड़ा और हम इसे बारीकी से समझते हैं कि इन प्रत्याहारों का प्रयोग कहां पर होता है। इन प्रत्याहारों का प्रयोग हम संधि के सूत्र बनाने में करते हैं, जिससे हम कम शब्दों में आसानी से सीख सकते हैं। जैसे प्रथम सूत्र से चौथे सूत्र तक मिलाकर अच प्रत्याहार बनाया जाता है। इस प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर वर्ण सम्मिलित हो जाते हैं, अतः हम स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। अच संधि के अंतर्गत ह्रस्व और दीर्घ आ ई उ और री, उसके बाद री ए ओ ऐ और औ सभी स्वर वर्ण इसमें समाहित हो गए। इसी प्रकार पांचवें सूत्र से 14वें सूत्र तक मिलाकर हल प्रत्याहार बनता है और इसमें सभी व्यंजन वर्ण सम्मिलित हो जाते हैं, इसीलिए व्यंजन संधि को हम हल संधि भी कहते हैं। प्रिय छात्रों, अब हम अयादि संधि को समझते हैं। अयादि संधि का सूत्र अभी आपको हमने बताया था, वो सूत्र क्या था, एचो अयवा यावा। अब यच क्या है, यच तो एक प्रत्याहार है। अब यहां पर हम देखेंगे एचो के बाद ये जो अवग्रह का चिन्ह है ये, इसे ह्रस्व आ माना जाता है। अभी हम इसको पूर्व रूप संधि में आपको पढ़ाएंगे। ये ह्रस्व आ है, आ से यहाँ पर आय बना, फिर यहाँ पर या पर हमने हलंत लगाया तो औ अलग हो गया, फिर वा पे हलंत लगाया तो दीर्घ आ अलग हुआ और आय बन गया, फिर या पे हमने हलंत लगाया तो दीर्घ आ अलग हुआ और आओ। तो एच के बाद कह रहा है कि क्रमशः अय औ आय और आओ होगा। कैसे? एचः क्रमादयः औ आय आओ एते सुरुचि। यह सूत्र कहता है कि यदि एच प्रत्याहार के वर्ण ए ओ ऐ औ के बाद अच प्रत्याहार का कोई भी वर्ण अर्थात कोई भी स्वर आए तो क्रमशः ए के स्थान पर ऐ, ओ के स्थान पर औ, ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आओ हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपने प्रत्याहार प्रकरण में देखा एच प्रत्याहार में सूत्र 3 और सूत्र 4 जुड़ते हैं। सूत्र 3 है ए ओंग और सूत्र 4 है अयोच। एंग प्रत्याहार एच प्रत्याहार में ए ओ आय औ ये चार वर्ण आते हैं, जबकि अच प्रत्याहार में कोई भी स्वर आए
तो ये सूत्र कह रहा है कि यच प्रत्याहार के बाद अगर अच प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो, जो समान वर्ण ना हो, कोई भी वर्ण हो आए, तो उसके बाद ए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर आओ, ऐ के स्थान पर आए और औ के स्थान पर आओ हो जाता है। कैसे हो जाता है इसको भी हम समझेंगे। जैसे कि आप माहेश्वर सूत्र देख रहे हो, 4 सूत्र हैं। इसमें तीसरे सूत्र में ए ओ और चौथे सूत्र में आय औ। ए से लेकर चा तक कौन सा प्रत्याहार बना? यच। और इसमें कौन से वर्ण आए? ए ओ ऐ और औ। अच प्रत्याहार में हमने आपको बता दिया कि सभी स्वर वर्ण आते हैं, आ ई उ री ह्रस्व और दीर्घ सब, फिर री ए ओ ऐ औ। यह सूत्र कह रहा है कि यच प्रत्याहार के बाद अगर अच प्रत्याहार आए तो ए के बाद आए, ओ के बाद आओ, ऐ के बाद आए और औ के बाद आओ हो जाता है। ए के बाद अच प्रत्याहार का कोई भी स्वर आए, आ ई उ री री ए ओ ऐ औ, कोई भी स्वर आए तो ए के बाद क्या हो जाएगा? आए। ओ के बाद आएगा तो आओ, ऐ के बाद आएगा तो आए, औ के बाद आएगा तो आओ हो जाएगा। परंतु संधि होने के द्वितीय नियम के अनुसार यह परिवर्तन केवल पूर्व वर्ण का ही होता है, अर्थात केवल ए के स्थान पर ही ऐ का परिवर्तन होगा। यहाँ पर जो भी स्वर होगा वो स्वर इस या पर लगकर उसे पूर्ति कर लेगा। इसी प्रकार ओ का ही औ में परिवर्तन होगा, बाद वाला स्वर वा पर लग जाएगा। ऐ का ही परिवर्तन होगा, बाद वाला स्वर या पर लग जाएगा। औ का ही परिवर्तन होगा, बाद वाला स्वर आव के वा पर लग जाएगा। तो इस प्रकार से थोड़ा हम और इसको बारीकी से समझते हैं तो हम आसानी से समझ लेंगे कि जैसे अयादि संधि के हम कुछ उदाहरण लेते हैं। चे धन अनम। अब देखिए यहाँ पर चा से हमने चा पर हलंत लगाकर ए अलग किया। ए का यहाँ पर क्या परिवर्तन हो जाएगा? आय, क्योंकि बाद में कोई भी स्वर आए तो ए के स्थान पर क्या परिवर्तित होगा? आय। अब यहाँ पर आ आया है तो आ इस या पर लग के इसे आय पूरा बना देगा और हो जाएगा चैनम। चे धन अनम बराबर चैनम। इसी प्रकार पो धन अनह, देखो पा से ओ अलग हुआ तो इसका हम वर्ण विच्छेद कर रहे हैं। पा से ओ अलग हुआ, फिर अनह है, ओ और आ ये दोनों जुड़ रहे हैं तो यहाँ पर ओ के परिवर्तित होकर क्या हो जा रहा है? औ। और ये वा इस पर जो है वा पर लग के इसे वा पूरा बना दे रहा है, इसका हलंत हटा रहा है और हो जा रहा है पौनः। पो धन अनह बराबर पौनः। इसी प्रकार नए धन इका देखिए आप, ना से इसका हमने वर्ण विच्छेद करके आय अलग कर दिया, धन इका आय धन ई मिल रहा है यहाँ पर, तो आय के स्थान पर क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा और ई जैसा है वैसा रहेगा। ई इस या स्वर पर जाकर लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? आई और दोनों मिल जाएंगे, आ स्वर इस पर लग जाएगा तो हो जाएगा नायिका बराबर नए धन इका बराबर नायिका। इसी प्रकार भाव धन उकह बराबर क्या हो जाएगा? भावुकः। अब इसके कुछ हम प्रसिद्ध उदाहरण देख लेते हैं और हम आसानी से इस संधि को अयादि संधि को समझ लेते हैं। ए के बाद अच प्रत्याहार आएगा तो क्या होगा? आय। ए के बाद अच प्रत्याहार आएगा तो होगा इसके बाद आय। जैसे ने धन अनम बराबर नयनम, से धन अनम बराबर सैनम, हरे धन ए बराबर हरे, गुमुने धन ए बराबर मुने, कवे धन ए बराबर कवे, से धन अनह बराबर सैनह, हरे धन इह बराबर हरई, क्रे धन अनम बराबर कैनम। इसी प्रकार अगर ओ के बाद अच प्रत्याहार आएगा तो क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। भो धन अनम बराबर भवनम, साधो धन ए बराबर साधवे, श्रो धन अनम बराबर श्रवणम, लो धन अनम बराबर लवणम, गो धन ईश्वर बराबर गवीश्वर, गोधन ईसह बराबर गवीसह, बटो धन ऋक्ष बराबर बट वृक्ष, सतो धन अनम बराबर स्तौनम। इसी प्रकार हम अगला उदाहरण देखते हैं ऐसे संबंधित। आय के बाद अगर अच प्रत्याहार आएगा
तो अय का आय हो जाएगा और अच प्रत्याहार का स्वर आय पर लग जाएगा। जैसे गय धन इका गायिका, सय धन इका सायकः, दय धन अकः दायकः, गय धन अनम गायनम, गय धन अकः गायकः, गय धन अति गायति, गय धन अन्ति गायन्ति, ग्लय धन अति ग्लायति। इसी प्रकार औ के बाद अगर अच प्रत्याहार आएगा तो औ के स्थान पर आव हो जाएगा और अच प्रत्याहार के स्वर वा पर लग जाएंगे। जैसे एतौ धन अपि एतावपि, पौ धन अनः पावनः, भौ धन उकः भावुकः, नौ धन इकः नाविकः, उभौ धन एते उभावेते, तौ धन अपि तावपि, तौ धन अत्र तावत्र, करौ धन एते करावेते। इसी प्रकार जो आपको आपकी पुस्तक से हमने लिया था कि सूत्र थी अयादि संधि की, एचो अयवा यावः, अब ये स्पष्ट हो गई कि एच अर्थात ए के बाद कोई भी अच प्रत्याहार का स्वर आवे तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा अय, ओ के बाद अच प्रत्याहार का कोई भी स्वर आवे तो ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा औ, आय के बाद अच प्रत्याहार का कोई भी स्वर आवे तो आय के क्या हो जाएगा आय, और औ के बाद अच प्रत्याहार का कोई भी स्वर आए तो औ के स्थान पर क्या हो जाएगा आओ। तो जैसे हरे धन ए के स्थान पर आय में परिवर्तन हुआ और ए का स्वर जो है इस या पर लगा हरे हो गया। इसी प्रकार पो धन अनः, ओ का परिवर्तन हुआ औ के रूप में और इस अनह आ का जो है स्वर यहाँ पर लगा तो क्या हो गया पौना हो गया। इसी प्रकार नय धन इका, इस अय का परिवर्तन हुआ आय के रूप में और फिर आ का स्वर या पर लगा तो नायका हो गया। इसी प्रकार नौ धन इका, इस औ का परिवर्तन हुआ आव के रूप में और ई का स्वर वा पे लगा तो क्या हो गया नाविका। इसी प्रकार आप सभी उदाहरण देख सकते हैं कि ने धन अनम बराबर नयनम, विष्णु धन ए बराबर विष्णुवे, पो धन इत्रम बराबर पवित्रम, पौ धन इकह बराबर पावकः, कलौ धन यु बराबर कलय। तो प्रिय छात्रों, ये हुआ स्वर संधि के अंतर्गत अयादि संधि। अब हम अगली संधि पूर्व रूप संधि की तरफ चलते हैं और उसको समझते हैं। प्रिय छात्रों, ये है पूर्व रूप संधि। इसका सूत्र है यंग पदांतादति। अब प्रिय छात्रों, इस सूत्र के अनुसार कहा जा रहा है यदि किसी पद संज्ञक शब्द के अंत में अगर यंग, यंग क्या है ये प्रत्याहार है जो अभी हमने प्रत्याहार आपको पढ़ाया, यंग प्रत्याहार में ए और ओ ए जो है स्वर आते हैं। तो यंग प्रत्याहार में का कोई स्वर आए, कोई भी वर्ण आए जिसके अंत में जो है ए और ओ हो और उसके बाद ह्रस्व आ आए तो ह्रस्व आ का पूर्व रूप हो जाता है। पूर्व रूप कहने का मतलब है कि आ अपने पूर्ववर्ती स्वर चाहे ए हो चाहे ओ हो उसमें बदल जाएगा और पूर्व रूप हुए आ का स्थान खाली रह जाएगा और उस खाली स्थान पर अवग्रह का चिन्ह अर्थात यस का चिन्ह रख दिया जाता है, जैसा कि अभी आपने पिछले सूत्र में देखा था एचो अयवा यावह में था। इसको हम थोड़ा और समझते हैं बारीकी से। ये माहेश्वर सूत्र है। माहेश्वर सूत्र का तीसरा सूत्र है एओंग। एओंग से इस तीसरे ही सूत्र के पहले वर्ण से अंतिम वर्ण को हमने मिलाकर यंग प्रत्याहार बना लिया। ये है यंग प्रत्याहार और इस यंग प्रत्याहार में केवल दो ही स्वर वर्ण हैं, एक ए है और दूसरा ओ है। तो ये केवल दो स्वर वर्ण है। तो ये जो हमारा पूर्व रूप संधि है ये कह रही है कि यंग पदांत आदति। अब कोई भी स्वर पद के अंत में कैसे आएगा, तो जब हम संधि करते हैं
तो पहली संधि, पहले जो हम संधि करते हैं तो पहले शब्द के अंत का शब्द और दूसरे शब्द के प्रारंभ का शब्द जुड़ता है। तो यंग पदांत आदति, पदांत अर्थात पहले शब्द के अंत में अगर यंग प्रत्याहार ए या ओ का कोई भी स्वर आवे और उसके बाद ह्रस्व आ आवे, क्या आएगा? केवल ह्रस्व आएगा, तो ये संधि कह रही है यह ह्रस्व आ पूर्व रूप हो जाएगा, अर्थात इसके पूर्व में जो है उसके रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात ए में यह आ विलुप्त हो जाएगा, ओ में यह आ विलुप्त हो जाएगा और इसका स्थान क्या हो जाएगा? एक खाली स्थान रह जाएगा और इस खाली स्थान को कोई भरेगा नहीं, ये स्थान खाली ही रहेगा। इसके स्थान पर अवग्रह का चिन्ह लगा दिया जाता है कि ये स्थान आ से खाली हुआ है और आ अपने का पूर्व रूप हुआ है। जैसे ये उदाहरण आप देखो, हरे धन औ, अब हरे के रा में ए है और इसके बाद ह्रस्व आ आया है, तो ये ह्रस्व आ जो है इस हरे में, हरे के ए में जाकर समाहित हो गया, अपना स्थान खाली छोड़ दिया और उसके स्थान पर अवग्रह का चिन्ह ये रख दिया गया। तो हरे धन औ बराबर हरेओ। इसी प्रकार हरे धन अत्र, यहाँ पर भी ए के बाद आ रहा है, आ जो है अपने पूर्व ए में चले जा रहा है और अपना स्थान खाली छोड़ दे रहा है, वहां पर हरे हरेत्र हो जा रहा है, अवग्रह का निशान यहाँ पर बन जा रहा है। इसी प्रकार रामोधन अत्र, ओ के बाद आ रहा है तो ओ में आ जाकर समाहित हो जा रहा है, अपना स्थान खाली छोड़कर वहां पर अवग्रह का चिन्ह छोड़ दे जा रहा है, तो हो गया रामोत्र। विष्णु धन औ, इसी प्रकार विष्णु। नगरे धन अस्मिन नगरेस्मिन, विद्यालय धन अस्मिन विद्यालय अस्मिन, अवग्रह का चिन्ह अपने स्थान पर छोड़ देगा, जहां भी ए या ओ आएगा और उसके बाद ह्रस्व आ आएगा, ह्रस्व आ अपने पूर्व के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, अपना स्थान खाली छोड़ देगा और उस खाली स्थान पर अवग्रह का चिन्ह आ जाएगा। नगरे धन अपि नगरेपि, देवो धन अपि, ओ के बाद आ तो आ ओ में समाहित हो गया और हो गया देवोपि, अवग्रह का चिन्ह यहाँ पर आ गया। इसी प्रकार विसति तमे अबदे, तो विसति तमे के में के ए में आ यहाँ पर समाहित हो गया और अपना स्थान खाली छोड़कर वहां पर अवग्रह का चिन्ह कर दिया। इसी प्रकार आपने जो पहला सूत्र पढ़ा था एचो अयवा यावह, तो एचो में ओ के बाद फिर आ रहा था, इसलिए वहां पर अवग्रह का चिन्ह लगा दिया गया है। तो प्रिय छात्रों, ये है पूर्व रूप संधि, अर्थात यदि यंग ए या ओ स्वर के बाद ह्रस्व आ आए तो ह्रस्व आ अपने पूर्व के रूप अर्थात ए या ओ में समाहित हो जाता है, अपना स्थान खाली छोड़ देता है और उस स्थान पर अवग्रह का चिन्ह रख दिया जाता है। अब इसी का उल्टा है पर रूप संधि, इसको भी आप लोग आसानी से समझ लेंगे। इसका सूत्र है यंगी पर रूपम। यह सूत्र उसी का उल्टा है। अभी जो हमने पूर्व रूप संधि पढ़ी उसमें ए के बाद ह्रस्व आ रहा था। अब ये कह रहा है कि अगर ऐसा ना हो, अगर इसका उल्टा हो जाए कि आ के बाद ए या ओ आवे, यहां पर ए या ओ के बाद पहले आ रहा था, कह रहा है कि अगर आ के बाद ए या ओ आवे तब क्या होगा? तो यंगी पर रूपम पूर्व रूप संधि का विलोम है, विपरीत है। ये कह रहा है कि यदि अकारांत उपसर्ग के बाद जिसके अंत में आ है, ऐसे उपसर्ग के बाद ऐसी धातुएं आएं जो यंग से प्रारंभ हों, जैसे एजते या ओसति, तो उपसर्ग आ धातुओं ए या ओ में मिलकर पर रूप हो जाता है। अपने पूर्व रूप, अभी आ पहले जा रहा था अपने पूर्व के रूप में, अब आ किस में जा रहा है? अपने पर अर्थात बाद के रूप में। प्रा अपने बाद के रूप में पर रूप हो रहा है, उप क्या हो रहा, उप का आ क्या हो रहा है? पर रूप हो रहा है।
तो मिलकर पर रूप हो जाता है। यदि अकारांत उपसर्ग के बाद ऐसी धातुएं जो यंग हों अर्थात ए या ओ से आरंभ हो आवें तो उपसर्ग आ धातुओं ए या ओ से मिलकर पर रूप हो जाता है अर्थात आ के बाद आने वाले ए या ओ में बदल जाता है। जैसे प्राधन एजते बराबर प्रेजते, प्रा का आ था, प्रा का आ ए में मिल गया और केवल हो गया प्रेजते, लेकिन इसे होना चाहिए था वृद्धि संधि से। अगर हम देखते तो उसमें होता प्रयजते होता, लेकिन यहाँ पर अपवाद है ये वृद्धि संधि का। ये वृद्धि संधि यहाँ पर नहीं लागू होगी। अगर ह्रस्व आ के बाद ए या ओ आवे तो यहाँ पर वृद्धि संधि नहीं लागू होगी, यहाँ पर रूप संधि लागू होगी। तो प्राधन एजते बराबर प्रेजते। इसी प्रकार उप धन ओसति, उप में पा का आ ओ में समाहित हो गया और हो गया उपोषति। यहाँ पर कोई भी अवग्रह का चिन्ह नहीं रखा जाता। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से ये हमने आपको 3 संधियां बताई, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। हिंदी के विद्यार्थियों के लिए ये तीनों ही संधियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अक्सर बोर्ड परीक्षा में अवश्य पूछी जाती हैं। इसलिए इन 3 संधियों को आप देखिएगा, समझिएगा, अपने पुस्तक से भी इसका अभ्यास कीजिएगा, जिससे बोर्ड परीक्षा या गृह परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर आपसे किसी भी प्रकार से अशुद्ध ना हो, गलत ना हो और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अवश्य लिखिएगा, अपने लाइक और कमेंट अवश्य कीजिएगा तथा अपने साथियों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।